तो कवर स्टोरी जुड़ी है आज हमारी सीपीआई से जुड़े हुए आंकड़ों की। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। दिसंबर महीने में महंगाई घटकर 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। आज जारी हुए सीपीआई आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दिसंबर में 5.72% पर आ गई है। आपको बताएं कि नवंबर में रिटेल महंगाई 5.88% पर रही थी। यह लगातार दूसरा महीना है जब आप महंगाई आरबीआई के 2 से 6% के जो कंफर्ट जोन है उसमें है। महंगाई में गिरावट की मुख्य वजहों को देखें तो दिसंबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी कमी देखने को मिली। दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 4.19% रही, जबकि नवंबर में यह 4.67% पर थी। आपको बताएं कि फूड बास्केट सीपीआई बास्केट का 40% है। दिसंबर में दालों की महंगाई दर 3.15% से बढ़कर 3.89% हो गई। वहीं कपड़े, जूते, चप्पल की महंगाई दर 9.83% से घटकर 9.58% पर आ गई। सब्जियों के दाम -8.08 से घटकर -15.08% पर पहुंच गए। वहीं जहां एक तरफ ज़्यादातर मोर्चों पर राहत मिली है, वहीं दालों की महंगाई दर 3.15% से बढ़कर 3.89% हो गई। इसी तरह बिजली, ईंधन महंगाई दर 10.62% से बढ़कर 10.97% पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई पर राहत जारी रह सकती है। आपको बताएं कि सरकार ने आरबीआई को रिटेल महंगाई को मार्च 2026 तक 4% के स्तर पर रखने को कहा है, जिसमें 2% का मार्जिन रखा गया है। और सीपीआई के मोर्चे पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी राहत की खबर आई है। यहां पर भी दिसंबर महीने में साल दर साल के लिहाज से सीपीआई 7.1% से घटकर 6.5% पर पहुंच गई है। वहीं महीने दर महीने के आंकड़ों को देखें तो यूएस में सीपीआई 0.1% से घटकर -0.1% पर पहुंच गई है। यहां कोर सीपीआई 6% से घटकर 5.7% पर पहुंच गई है। भारत के बाद यूएस में महंगाई घटने से क्या वाकई अब ये संकेत मिल रहे हैं कि अब महंगाई के मोर्चे पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है और ये राहत आगे भी क्या जारी रहेगी? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी जी जुड़ चुके हैं। जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत से लेकर अमेरिका तक ये थोड़ी राहत की बात हम देख रहे हैं महंगाई के आंकड़ों में, लेकिन क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ये कह पाएं कि पीक जा चुका है, अब हम ट्रैजेक्टरी डिक्लाइनिंग देखेंगे? डेफिनेटली यस, मेरे ख्याल से ये लगभग पीक ही है। इसमें सिर्फ एक जो अपवाद हो सकता है वो होता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अगर हम यूक्रेन की परिस्थिति देखें तो बाय एंड लार्ज सब लोगों ने उसको डिस्काउंट कर चुके हैं, प्राइसिंग में आ चुका है। लेकिन अगर कहीं और कोई मोर्चा खुल जाता है युद्ध का, जैसे कि ताइवान एक चीज है, वैसे ही कोसोवो का जो अभी इश्यू चल रहा है वो एक है, और टर्की में जो है वो एक, ये 3-4 जो बहुत बड़े बड़े जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव जोन्स है, उसमें अगर कहीं पे कुछ भी जो हम सोच नहीं सकते ऐसा कुछ हो जावे तो क्रूड की प्राइसेस और मेटल की प्राइसेस काफी ऊपर जा सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो काफी काबू में आ चुका है और स्टेबलाइज हो चुका है। यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाने की परिस्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, और जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में समिट हो जाएगा, नहीं कि परमानेंट इंक्रीज हम देख पाए। तो मेरे ख्याल से ये हम कह सकते हैं बहुत सेफली कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को छोड़ के हम अभी पीक पे है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ देखिए सर, हमने कि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई तो कम हुई है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट ड्रिवन कम और फोर्स ज़्यादा है। फोर्स से मतलब मेरा कि जैसे खाद्य तेल के महंगाई के लिए सरकार को डंडा चलाना पड़ा, चावल, दाल और दूसरे अनाज की कीमतों के लिए सरकार को पॉलिसी लानी पड़ी, तो लगा कि ये मार्केट ड्रिवन कम और फोर्स ज़्यादा है। तो क्या अभी भी सरकार को नियंत्रण रखना होगा या अब ये उस स्थिति में पहुंच चुकी है कि ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएगा? देखिए, इसमें दो पहलू है। एक पहलू यह है कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट खाना दे रही है तो मार्केट में वो डिमांड नहीं आना चाहिए। अब 80 करोड़ लोग कौन है, क्या है, उनको मिलता है नहीं मिलता है, वो एक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है और अगर वो सच है
तो 80 करोड़ लोगों का डिमांड कम हो गया, चाहे वो चावल हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पल्सीज हो, कुछ भी हो, ऑयल इंक्लूडेड। तो वो एक बहुत बड़ा पहलू है कि जिसकी वजह से रिटेल डिमांड शायद कम हो चुका है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें, जो दूसरा पहलू है वो ये है कि डेफिनेटली राइस का ये टाइम का जो हमारा सोइंग है वो काफी कम हुआ था। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहां पे राइस की इतनी हमको जो एक्सपेक्टेशन था कि इतना हमारा उपज आएगी वो नहीं आ रही है। और अगर हम रबी क्रॉप के फिगर्स देखें तो जो 23 दिसंबर के फिगर्स है तो उसमें हर एक चीज में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हमको दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो फूड इन्फ्लेशन में जिसकी काफी इंपैक्ट पड़ी है, जो थोड़ा हाई 10% के ऊपर जिसकी रीडिंग आई है इन्फ्लेशन में, वो है सीरियल्स। और अगर हम सीरियल्स की स्पेसिफिक बात करें तो दिसंबर 23 तक उसमें जो एरिया अंडर कल्टीवेशन उसमें 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का ध्यान तो है ही है कि किस चीज पे हमको इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करनी है, कहाँ पे हमको लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना है और उसके लिए क्या इंसेंटिव्स। तो बहुत फोकस्ड वे में गवर्नमेंट हमारी प्रोडक्शन इंपोर्ट के ऊपर रिड्यूस करके हर एक चीज के ऊपर ध्यान देके, तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक ये इन्फ्लेशन काफी काबू में आ जाएगा। लगभग 5.2% के आसपास आना चाहिए, ऐसा मेरा रीडिंग है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं वो भी जारी रहने चाहिए ताकि एक बेटर पेस मिल पाए महंगाई को काबू में लाने के लिए। अच्छा सर, हमने देखा कि अचानक से बीच में चीन, यूँ तो स्वाभाविक रूप से पहले से था एक बड़ा बॉटलनेक, लेकिन वहाँ पर जो कोविड के केसेस आए चीन में, वो एक सप्लाई बॉटलनेक एक गहरा गया वहाँ पर जो स्थिति है। अब वहाँ स्थिति लगातार सुधर रही है, लेकिन एक जो चिंता जिसकी जता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं विशेषज्ञ, वो ये कि चीन अगर पूरी तरह से खुला तो फिर क्रूड और मेटल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा? तो तलवार क्या अभी भी लटक रही है सर? नहीं सॉरी, देखिए क्या है कि चीन, अगर हम 2019 के आंकड़े देखें और 2022 के आंकड़े देखें तो देखिए चीन जो है उसने भी रशिया के साथ बायलैटरल डील किया हुआ है, उसने ईरान के साथ बायलैटरल डील किया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो मार्केट में एग्जिस्टिंग स्टॉक और एग्जिस्टिंग सप्लाई उसको सक आउट कर रहा है। वो बेसिकली जो प्रोडक्शन जो मार्केट में नहीं आ रहा है, व्हाइट मार्केट, वो वहीं से सप्लाई ले रहा है ज्यादातर। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि क्रूड की प्राइस सडनली काफी शूट अप हो जावे। थोड़ा स्पेक्युलेटिव अपने को दिखेगा कि एक स्पाइक आ गया, लेकिन फिर से नॉर्मल हो जाएगा और इतना बड़ा भी स्पाइक नहीं होगा कि जिससे मार्केट में इंटरप्शंस आ जावे। मेटल्स की जब तक अगर बात की जाए तो चीन का भी जो वृद्धि दर है, इकोनॉमिक वृद्धि दर, जीडीपी का वृद्धि दर, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लोगों को काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनकी खुद की कंजम्पशन कैपेसिटी कम हुई है। तो ऐसा नहीं है कि चीन में जो खुलने से सडनली बहुत बड़ा डिमांड मेटल्स का भी आ जाएगा। और चीन खुद बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट है मेटल्स का, खास करके रॉ जो चीज कहते हैं ओर्स का, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट है। तो मेरे ख्याल से ऐसा वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि सडनली सब चीज की प्राइसेस बढ़ जावे। तो ये एक स्पेक्युलेटिव ट्रेंड अपने को दिख सकता है, लेकिन वो छोटा सा स्पाइक होगा और फिर से चीज नॉर्मल हो जाएगी। मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग लेवल्स के ऊपर लॉन्ग टर्म तक सेटल हो सकता है। ऑल राइट सर, तो अभी तो हमें लग रहा है कि जो रिजर्व बैंक का जो दायरा है +-4, उसमें क्या सर हमें दायरे में रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉलिसीज पे काम करना होगा, या कंफर्टेबली अपने आप ही +-4 के दायरे में आ जाएगी महंगाई सर? देखिए, रिजर्व बैंक का और मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन का जो सीपीआई इन्फ्लेशन उसका लेना देना बहुत कम है। ना तो इसकी वजह से फूड प्राइसेस कम हो गई कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, हमारी सप्लाई बढ़ गई तो अपने आप प्राइसेस कम हो गए। इंपोर्ट में जो हम करते हैं, चाहे वो क्रूड हो चाहे और कोई चीज हो, वो सबकी प्राइसेस कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो गया। तो मेरे ख्याल से आरबीआई अगर रेट नहीं भी बढ़ाता है तो भी वेरी क्लोज टू 5% के आसपास अप टू जून तक क्लियरली दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कम ही रहेगा। अभी वापस 5.8 या 5.9 की हमको रीडिंग नहीं दिखेगी। तो आरबीआई कुछ करे ना करे, इन्फ्लेशन कम ही होना है। एक चीज जो आरबीआई कर सकती है वो है रुपये को स्टेबल रखे। अगर रुपये डिप्रिशिएट होता है तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि आरबीआई कदम जो भी उठाए इन्फ्लेशन काबू में रहेगा, तो हालांकि थोड़ा सा मैं और चाहूंगा कि इसको आप इलैबोरेट करें। तो हम क्या ये माने कि नेक्स्ट पॉलिसी में दरों में बदलाव नहीं होगा,
जारी रहेगा या फिर एक पॉज विंडो तो कम से कम मिल गया होगा आरबीआई को? देखिए, आरबीआई 4% को टारगेट कर रहा है, ना कि 4 से 6 की रेंज। तो ओके। डेफिनेटली एक इंटरेस्ट रेट तो उन्होंने बढ़ाना ही है, और दूसरा है कि वो प्लेइंग टू द गैलरी है कि जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए थे, अगर हम उनका पॉलिसी स्टेटमेंट देखें मार्च और अप्रैल में, जब उन्होंने अप्रैल में दो पॉलिसी के बीच में बढ़ाया, तो वो प्लेइंग टू द गैलरी टाइप का स्टेटमेंट था। उस मार्च में कह रहे थे सब जितने भी एमपीसी के मेंबर्स थे कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हमको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। और सडनली 30 दिन के अंदर सारी की सारी चीजें चेंज हो गई, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, काफी अग्रेसिव हो गए। तो जो क्रिटिसिज्म थी आरबीआई की, बिहाइंड द कर्व चल रहा था, इसके लिए उन्होंने काफी अग्रेसिव स्टैंड लिया। मेरे ख्याल से अभी भी वो 25 बेसिस पॉइंट तो डेफिनेटली बढ़ाएंगे फरवरी में, लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से पॉज होगा, वो लगभग पीक होगी, और उसके बाद में वहां ज्यादा टाइम आरबीआई नहीं टिक पाएगा। आरबीआई को जून 2023 के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ का सिनेरियो ग्लोबल रिसेशन की जो फियर्स है उसके हिसाब से कम होते दिखेगा। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा 2023 के अंदर ही। सर, एक आखिरी सवाल अब मेरा रहेगा सर, क्योंकि आपने ग्लोबल रिसेशन का जिक्र किया। आप ग्लोबल माहौल अभी किस तरह का देखते हैं, और जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बार बार कहा जा रहा था उस मोर्चे पर क्या ग्लोबली आप, क्योंकि अमेरिका से अच्छे आंकड़े आए हैं महंगाई को लेकर, तो क्या आप देख रहे हैं कि ग्लोबली भी थोड़ा बॉटलनेक्स खुल रहे हैं, थोड़ा राहत हो रही है? देखिए, पूरी दुनिया को हम 3 हिस्सों में अगर बांट देते हैं तो सिचुएशन थोड़ी क्लीन दिखेगी। जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं वो सबका बाय एंड लार्ज रिसेशन या रिसेशन के काफी करीब, मतलब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ या 0.5 के नीचे की ग्रोथ, ये पूरे एरिया में अपने देखने को मिलेगी। दूसरा जो ब्लॉक है, रशिया, चाइना और पूरा साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ, ये जो कंट्रीज है जिन्होंने रशिया के ऊपर कोई तरह की पाबंदी नहीं लगाई, तो वहां पे हमको ग्रोथ दिखेगा पॉजिटिव, और अच्छा ग्रोथ दिखेगा 3% से लेके 7% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन हर एक कंट्री का खुद का कितना जीडीपी ग्रोथ का बेस है। और जो तीसरा जो सेक्टर है, तीसरा जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है, वो है अफ्रीका और साउथ अमेरिका। वहां पे हमको हाइपर इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नेगेटिव या बहुत कम सा जीडीपी ग्रोथ अपने को पूरे एरिया में देखने मिलेगा। तो ये अगर 3 चीज अगर हम साथ में रखते हैं, तो ये दिखता है कि जो ग्रोथ आएगी, ग्लोबल ग्रोथ, वो एशिया और गल्फ से आएगी, ना कि यूरोप और अमेरिका से। चाहे वो कंजम्पशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विसेज हो, ये हमको मान के चलना है। और इसकी वजह से अगर हम ओवरऑल देखें कि क्रूड की प्राइसेस या मेटल की प्राइसेस मेरे ख्याल से काफी काबू में रहेंगी, फ्लैटिश या थोड़ा सा कंजम्पशन ड्रिवन डिमांड रह सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज फ्लैटिश रहेगा। थैंक यू सो मच सर। अतुल जोशी सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और सीपीआई आंकड़ों पर अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है आपकी सेहत से और आपकी नींद से। क्या आप रात भर वेब सीरीज देखने के लिए जगे रहते हैं, या फिर आप ठीक से नींद नहीं ले पाते कोई दूसरे कारणों की वजह से? अगर आप इन दोनों स्थिति में हैं तो आपको इस बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न्स अब आपके लिए डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को लेकर आम धारणा ये है कि ये बीमारियां या तो जेनेटिक होती हैं या फिर आपके अनहेल्दी फूड पैटर्न की वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न की वजह से भी आपको ये बीमारी आपके शरीर में घर कर सकती हैं। हाल ही में हार्वर्ड हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में इन खतरों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 2009 में हुए एक एक्सपेरिमेंट में भी ये बात सामने आ चुकी है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन पुरुषों ने 6 घंटे से कम नींद ली, उनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वहीं इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने वाली महिलाओं में समान नींद के घंटों के बावजूद खतरा कम दिखा। वहीं 2020 में हुई एक स्टडी में भी ये सामने आया कि अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, यानी कि जो आप रेगुलर और सही और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए। वहीं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी का कहना है कि अनहेल्दी स्लीप से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। सीडीसी के मुताबिक नींद को लेकर बढ़ती जाने वाली लापरवाही
या फिर रात में बार बार नींद का टूटना जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है, इससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये बढ़ाता है जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। 2009 की ही एक ऐसी स्टडी में सामने आया कि इंसोम्निया से जूझ रहे जो लोग हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा था। स्टडी में यह भी सामने आया कि अगर आप प्री डायबिटीज के फेज में हैं तो अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न से स्थिति और बिगड़ सकती है। अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न से आपकी आंखों को भी खतरा है। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक कम या जरूरत से ज्यादा नींद लेना आपको ग्लोकोमा का शिकार बना सकता है जिससे आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। ऐसे में जरूरी यह है कि आप अपने अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न्स को बदलें ताकि कम नींद की वजह से होने वाली दूसरी बीमारियों के साथ ही आपको डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें ना हो। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कम नींद लेना या अनहेल्दी जो पैटर्न होता है उसके क्या वाकई में कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज से उसका रिलेशन है सर? जो हम लोग स्लीप लेते हैं वो एक तरीके से हम सोचे हमारी बैटरीज चार्ज होने वाली हैं, तो इसलिए एक तो हमारी बॉडी को रिवाइव करने के लिए स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। एंड अब जो स्टडीज आ रही हैं कि जो नॉर्मली अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवा देखेंगे, हम आपको बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की दवा आप रात को 10 बजे लीजिए या खाने के बाद लीजिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है वो रात के टाइम होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो इसलिए स्लीपिंग पैटर्न का कोलेस्ट्रॉल के साथ एब्सोल्युटली इंटरलिंक्ड है। एंड जो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीजें अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हैं, और अगर स्लीप पूरी नहीं मिल रही है तो वो भी एक हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। सो डेफिनेटली स्लीपिंग पैटर्न अगर आपका ठीक होगा तो आपका शुगर का मैनेजमेंट ठीक होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट ठीक होगा, क्योंकि बॉडी को टाइम मिल जाता है उस पूरी साइकिल को रिकवरी में लाने के लिए। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्लीप इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो पूरा स्लीप का पूरा इकोसिस्टम है सर, उसमें बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि एक साउंड स्लीप अगर आपकी 5 घंटे की भी है, 6 घंटे की भी है, वो भी चलेगी। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, जब तक आपने 7 से 8 घंटा अनइंटरप्टेड स्लीप नहीं ली तब तक काम नहीं चलेगा। फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि 6 घंटा या 6 घंटे से 8 घंटा कुल मिलाकर होना चाहिए, यानी कि एक दिन में तो अलग अलग अगर आप शिफ्ट में सो रहे हैं तो कम से कम 8 घंटा ले लीजिए। तो इसका सिद्धांत क्या है सर? एक अच्छी नींद का मतलब क्या है? दो सिंपल पैरामीटर्स हैं। एक तो जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है एनीथिंग बिटवीन 6 to 8 आवर्स। कई लोग 6 घंटे में भी ठीक हैं, कई लोगों में 8 घंटे में, बट ऑन एन एवरेज मोस्ट पीपल नीड, मतलब सबको 6 से 8 घंटे की नींद जरूरत है। दूसरा पैरामीटर देखने के लिए कि आपको नींद पूरी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, वो होता है कि आपको दिन में आपकी एनर्जी लेवल्स कैसी हैं। अगर आपकी दिन की एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हैं और 6 घंटे में आपका काम चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है। सो वन इज द रिफ्रेशिंग फीलिंग आफ्टर स्लीप, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली मोस्ट एक्सपर्ट से कि 6 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर मिलनी चाहिए। अगर आपको 6 घंटे मिल रही है, आप एनर्जेटिक हैं, दोपहर में भी काम कर रहे हैं, खाने के बाद भी एनर्जेटिक हैं, 6 आवर्स इज गुड इनफ। कई लोगों में हमने सर देखा है दोपहर को सोने की एक प्रवृत्ति होती है। अब कामकाजी लोगों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो दिन में काम में मशगूल रहते हैं, लेकिन जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कहा जाता है कि दिन में वो एक नींद अवश्य लेते हैं, आवश्यक रूप से लेते हैं। तो क्या दिन की नींद का कोई रिलेशन है आपकी ओवरऑल जो पूरा हेल्थ स्लीप का जो पैटर्न है? स्लीप पैटर्न में इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत है, बट दोपहर में जो हम लोग मतलब एक और वर्ड यूज करते हैं पावर नैप, कि दोपहर में एक पावर नैप आप अगर लेंगे तो आप बहुत रिवाइव हो जाएंगे, विच इज राइट, क्योंकि बहुत लोगों को आदत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मतलब सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ और मैं रन के लिए जाऊंगा, जिम में जाऊंगा काम पे जाने से पहले, तो अगर मैं दोपहर में मुझे 5 मिनट का पावर नैप मिल जाए तो पूरी बॉडी की रिकवरी जो है एकदम एक्सपेडाइट हो जाती है। तो आफ्टरनून स्लीप शॉर्ट ड्यूरेशन इज गुड,
because it charges your batteries, it refreshes you for the rest of the day, and it is not a bad thing. एक और जो सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस होती है वो ये होती है कि 8 घंटा तो उनके पास है सोने का समय, लेकिन स्लीप एपनिया का शिकार होते हैं, हर 2 घंटे में नींद खुल जाना। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, स्लीप एपनिया बहुत सालों तक हम लोग इंडिया में मानते नहीं थे कि हम इंडियंस को भी स्लीप एपनिया है। वी थॉट ये एक वेस्टर्न प्रॉब्लम है और वेस्ट वाले लोगों को ये इश्यू ज्यादा है, बट इंडिया में हम देख रहे हैं कि स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है। और आजकल एक एक छोटी छोटी शहरों में भी कंपनीज स्लीप टेस्ट करा देती हैं। उस स्लीप टेस्ट में हमें डिफाइन हो जाता है कि इसको स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया का मतलब है सोने के टाइम हमारे सारे मुंह के बॉडी के मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं तो हमारा जो सांस लेने का एरिया है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, इसीलिए उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फॉर अ वेरी फ्यू माइक्रो सेकेंड्स आपकी स्लीप रुक जाती है, जिसको हम एपनिया बोलते हैं कि सांस रुक गया है, और आप फिर अचानक झटके से उठते हैं। पीपल जिनको ये स्लीप एपनिया होती है वो ड्यूरिंग द डे उनको डेफिनेटली नींद आएगी, उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम होगी। एंड बहुत सालों तक स्लीप एपनिया को हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बट अब बहुत कंपनीज हैं एंड फॉर 25-30,000 रुपीज एक आप स्लीप एपनिया मशीन ले सकते हो, और उसके साथ आप रात को सो जाओ और आपका जो है एपनिया खत्म हो जाएगा, आपकी स्लीप 100 टाइम्स मोर रिफ्रेश होगी। सो अगर आपको शक हो रहा है कि यार मेरी नींद पूरी, मैं 6 घंटे सो रहा हूँ, 8 घंटे सो रहा हूँ, बट मैं रिफ्रेश नहीं हूँ, तो हो सकता है कि आप स्लीप एपनिया के शिकार हों, और आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे, वो जानकारी करके आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल सर। और एक जुड़ा हुआ सवाल, नींद से तो नहीं लेकिन दवाइयों से जुड़ा सवाल ज़रूर है। जो आपने कहा था कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो है हम इसीलिए रात में देते हैं क्योंकि उससे नींद का रिलेशन है। कई लोग हमने देखा है कि इस दवाई का पैटर्न बदल देते हैं, इस तरह से दिन में खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या उन पे वो काम नहीं करेगी? नहीं, इतनी मतलब काम करेगी बट नॉट एज एफिशिएंटली एज, मतलब हर चीज का राइट टाइम होता है। अगर राइट टाइम में नहीं करेंगे तो जितना इफेक्ट होना चाहिए उतना इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा नहीं एक्ट करेगा, मेटाबोलाइज होगा, बट रात को सोते टाइम अगर आप लेंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में ज्यादा इफेक्टिव होगा इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग द डे। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और नींद से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। थैंक यू सो मच सर।